हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शेफी। हम पढ़ रहे हैं फरारी सीरीज, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इसमें ऐसे कंसेप्ट्स है जो बच्चे को ऐसे अगर वो खुद पढ़ेगा वैसे समझ नहीं आते। इसीलिए इसको ज़रूर वीडियो को देखना। इसमें मैं बहुत सारे कंसेप्ट आज क्लियर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स है ना, ये कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है? ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये नीट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्या ये क्या है? फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। अब जिस उसमें क्या करते हैं, उसमें ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को टू डेराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं इस लाइट एनर्जी का। ऑल लिविंग फार्मर्स ऑन अर्थ, जितने भी लिविंग फार्मर्स अर्थ पे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पे। किसके लिए? एनर्जी के लिए। द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस, वो क्या है? वो बेसिस होते हैं लाइफ ऑन अर्थ, याद रखना। अब देखो, जो ये फोटोसिंथेसिस है ये इम्पॉर्टेंट होती है दो रीजन्स की वजह से। दो वजह है जिसकी वजह से क्या है फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है फूड के लिए। जितना भी फूड है अर्थ पे उसके लिए क्या है? प्राइमरी सोर्स है। दूसरा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, याद रखना। अब हम बात करेंगे, देखो कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या दिखाई गई, जो ये क्लोरोफिल, लाइट और फोटोसिंथेसिस है ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देखो, यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स। एक तो वेरीगेटेड लीफ होता है, ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। अब आप बताओगे एंड एक्सपोजर टू लाइट। अब आप बताओगे वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? ये वो लीफ होता है जिसमें क्या होते हैं? मोर देन वन पिगमेंट्स होते हैं, यही होता है वेरीगेटेड लीफ। अब इसको क्या किया गया? इसको पार्शियली कवर किया गया किससे? ब्लैक पेपर से। और इसको एक्सपोज किया गया फिर किसके साथ? लाइट के साथ। जब इसको टेस्ट किया गया, जब इन लीव्स को टेस्ट किया गया फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये देखा गया जो फोटोसिंथेसिस है वो खाली कहाँ पे होती है? इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये सनलाइट प्रेजेंट होगी तभी होगा क्या? फोटोसिंथेसिस। वो भी कहाँ पे होगा? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स पे, याद रखना। जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होंगे वहीं पे क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH, याद रखना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ये जो KOH है ना, ये गुड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है। ये ज़बरदस्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है, याद रखना। एक हाफ को क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में? क्या किया गया, जो एक हाफ था लीफ का उसको किस में डाला गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। और जो दूसरा हाफ है उसको क्या किया गया? उसको रखा गया एक्सपोजर टू एयर। अब जो ये सेटअप है इसको फिर कहाँ पे रखा गया? इसको फिर लाइट पे रखा गया फॉर सम टाइम। जब फिर इसको टेस्ट किया गया फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट्स ऑफ द लीफ, दोनों पार्ट्स में जब इनको देखा गया तो ये पाया गया जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसमें, जो एक्सपोज्ड पार्ट था लीफ का वो टेस्ट पॉजिटिव आया। किसके लिए? स्टार्च के लिए। लेकिन वो पोर्शन जो किस में था? टेस्ट इस ट्यूब में था, टेस्ट ट्यूब में था, वहाँ पे क्या आया? टेस्ट नेगेटिव, मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं बना। अब इसने क्या दिखाया? इसने दिखाया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़रूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम बात करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की। देखो, जो जोसेफ प्रिस्टले है ये कब से कब तक था? 1733 टू 1804 तक। इसने 1770 में परफॉर्म की सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिससे उसने रिवील किया एसेंशियल रोल किसका? एयर का इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अगर आपको पता होगा प्रिस्टले ने क्या किया? इसने डिस्कवर किया ऑक्सीजन कब? 1774 में। अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम की तरफ देखो। अब इस प्रिस्टले ने क्या किया? इसने पहले एक चूहा लिया और क्या लिया? मोमबत्ती लिया। उसने इनको किस में रखा? एक
बेल, उसने इसको किस में रखा, एक बेल जार में रखा, एक जार में रखा। अब इसने फिर क्या किया, इसने देखा, मतलब आफ्टर सम टाइम इसने देखा जो चूहा है वो तो मर गया और जो कैंडल है वो भी क्या, बुझ गया। फिर इसने क्या किया, इसने फिर लिया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, इसने फिर मिड प्लांट को लिया, फिर चूहे को भी लिया और किसको लिया, मोमबत्ती को भी लिया। इसने इन तीनों को एक ही बेल जार में रखा, एक ही जार में रखा। फिर इसने जब कुछ टाइम के बाद देखा, इसने देखा जो चूहा है वो भी ज़िंदा है और जो कैंडल है वो भी जल रहा है। और जो इसने फिर यहाँ से फिर इसने क्या कहा, इसने यहाँ से फिर क्या कहा, इसने कहा जो a burning candle or an animal that breathes the air both somehow damage the air। इसने बोला जो बर्निंग कैंडल है और एनिमल है दोनों डैमेज करते हैं एयर को। जो पहले एक्सपेरिमेंट है इसमें इसने यही कहा कि जो बर्निंग कैंडल है और जो एनिमल है दोनों क्या करते हैं, दोनों कुछ हवा छोड़ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है वो डैमेज हो रहा है। फिर उसने जब ये दूसरे एक्सपेरिमेंट की, इसने फिर क्या कहा, इसने कहा प्लांट्स रेस्टोर करते हैं उस एयर को जो कौन रिलीज करते हैं, एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स। यानी कि जो एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स रिलीज करते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट करता है। तो ऐसे फिर हो गई डिस्कवरी किसकी, ऑक्सीजन की। फिर आया कौन, जॉन इंगनहाउस। ये कब से कब तक था, 1730 टू 1799। इसने क्या देखा है, जो सनलाइट है वो एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट प्रोसेस के लिए। जो जॉन इंगनहाउस है इसने क्या बताया, सनलाइट एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट प्रोसेस के लिए। दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फॉलोड बाय द बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। जो क्या करता है, जो प्यूरिफाई करता है फॉलोड एयर को, जो कौन रिलीज करता है, बर्निंग कैंडल्स या ब्रीदिंग एनिमल्स, याद रखना। अब इंगनहाउस ने क्या किया, इसने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट की किसके साथ, एक्वेटिक प्लांट के साथ। याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। इसने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट की, किसने, इंगनहाउस ने, किसके साथ, एक्वेटिक प्लांट के साथ, जिसमें इसने क्या दिखाया, इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फाउंड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। इसने बोला स्मॉल बबल्स बनते हैं किसके इर्द गिर्द, ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द, लेकिन डार्क में वो नहीं बनते वहाँ पे। फिर ये जो बबल्स है उनको आइडेंटिफाई किया गया एज ऑक्सीजन। तो इसने क्या दिखाया, जो ये इंगनहाउस है इसने बताया कि ये खाली ग्रीन पार्ट्स है प्लांट्स के जो रिलीज कर सकते हैं ऑक्सीजन। ये बात याद रखना, इम्पॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। इन लाइन इसको याद रखना, ये नीट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसने क्या क्या बताया, पहले इसने बताया कि जो सनलाइट है वो एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट प्रोसेस के लिए। इसने बोला जो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स क्या करते हैं, वो मतलब रिलीज़ करते हैं, उसको कौन प्योरीफाई करता है, उसको प्योरीफाई करता है सनलाइट। मतलब उसको प्योरीफाई में हेल्प करता है कौन, सनलाइट। ये किसने बताया, ये जॉन इंगनहाउस ने बताया। दूसरा इसने क्या बताया, इसने बताया स्मॉल बबल्स बन जाते हैं किसके अराउंड, ग्रीन पार्ट्स के अराउंड। और अगर आप डार्क में देखोगे वहाँ पे वो ग्रीन बबल्स नहीं बनते, किसके इर्द गिर्द, ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द। फिर इन बबल्स को क्या मतलब बताया गया, ये किसके हैं, ऑक्सीजन के। इसने फिर और क्या दिखाया, इसने बताया कि खाली जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट्स के वही रिलीज कर सकते हैं ऑक्सीजन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। फिर आया 1854 में कौन, जूलियस वन सैक्स। इसने प्रोवाइड की एविडेंस किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए, जब क्या प्लांट्स ग्रो करते हैं। जो ग्लूकोज है वो यूजुअली स्टोर्ड होता है एज स्टार्च। फिर बाद में देखा गया जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट्स में, जिनको हम इस वक्त क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेशल बॉडीज में पाए जाते हैं, जिनको फिर लेटर कहा गया क्लोरोप्लास्ट्स विद इन प्लांट सेल्स। इसने क्या बताया, ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वायर ग्लूकोज इज मेड। जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होंगे वहीं पे ग्लूकोज बनेगा। ये किसने बताया, जूलियस वन सैक्स ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये स्टोर्ड होते हैं यूजुअली एज स्टार्च। फिर आया कौन, TW इंगलमैन। कौन आया, TW इंगलमैन। इसने क्या किया, ये याद रखना, ये कब से कब तक था, 1843 टू 1909। इनको याद रखना क्योंकि ये आ सकते हैं, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। यूजिंग ए प्रिज्म, उसने क्या किया, उसने स्प्लिट किया लाइट को
into its spectral components, then eliminated a green algae। उसने फिर क्या रखा, एक ग्रीन algae जिसका नाम था क्लाइडोफोरा, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। उसने इसको किस में रखा, प्लेस्ड इन ए सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। कहाँ पे रखा, जहाँ पे कौन पाया जाता था, एरोबिक बैक्टीरिया पाया जाता था, वहाँ पे रखा इसको। द बैक्टीरिया वायर यूज्ड, अब बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल किए गए थे, टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। याद रखना, ऑक्सीजन एवोल्यूशन, टू वो डिटेक्ट करे साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ये पाया गया जो बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट होता है मेनली इन द रीजन्स ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ दिस स्प्लिट स्पेक्ट्रम। इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, याद रखना, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड, इट रिजेंबल्स, ये रफली किसके साथ रिजेंबल कर रहा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। याद रखना। By the middle of the 19th century, the key features of photosynthesis were known. अब क्या क्या है, namely the plants could use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water। जो प्लांट्स है वो यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। द एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स वर देन अंडरस्टूड एज। अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब वो मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में। अब ये जो CH2O है ये रिप्रेजेंट एक कार्बोहाइड्रेट करता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, एक 6 कार्बन शुगर होता है। फिर आया कौन, कॉर्नेलियस वॉन नील। वो कब से कब तक था, 1897 से लेकर 1985 तक। हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ, उसने किस पे काम किया था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। याद रखना, उसने किस पे काम किया था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसने क्या बताया, जो फोटोसिंथेसिस है वो एसेंशियली क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आता है, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में। याद रखना। अब ये देखो, ट्वाइस H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स वो क्या देता है, 2A प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। अगर आप ग्रीन प्लांट्स में देखोगे, वाटर होता है हाइड्रोजन डोनर, और इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन में। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक में क्या होगा, जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हर जगह हाइड्रोजन डोनर मतलब वाटर नहीं होगा। अगर आप देखोगे किन में, मतलब जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन डोनर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। इन नीट में क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इन लाइन्स को कभी मत भूलना। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन डोनर होता है किसके केस में, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट। अब जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो क्या है, सल्फर और सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म नॉट ऑक्सीजन। देखो वहाँ पे जो पहले ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट था, वो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था वो क्या था, वो ऑक्सीजन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखोगे वहाँ पे सल्फर है या सल्फेट है। ये जो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये। याद रखना, हर एक में वाटर नहीं होता, खाली हाइड्रोजन डोनर कोई और भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया हाइड्रोजन सल्फाइड, जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, किन में है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। Hence he inferred that oxygen evolved by green plants comes from water। अब फिर इसने क्या बताया, अगर आप ग्रीन प्लांट्स में देखोगे उसने बताया जो वो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व होता है किससे, वाटर से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसने बताया, ये बताया कॉर्नेलियस वॉन नील ने। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब करेक्ट इक्वेशन कौन सी है फोटोसिंथेसिस की, वो है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस 12 टाइम्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो क्या देता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 टाइम्स वाटर प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन। याद रखना, ये नीट में आ सकती है।
देखो अब जो C6H12O6 है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन है रिलीज कहाँ से होता है, वाटर से। दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स, याद रखना। जो ये रिएक्शन है ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, याद रखना। जो यहाँ पे ये रिएक्शन है ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, लेकिन तो फिर क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, याद रखना। अब देखो वायर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ये ग्रीन लीफ में होती है या क्लोरोप्लास्ट्स में होती है, मतलब ग्रीन लीफ में भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट वहीं पे होती है। अब ये वही बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स बट इट डज सो आल्सो इन द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द, ये बाकी ग्रीन पार्ट्स में भी होती है। द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो मेसोफिल सेल्स है लीव्स में, इनके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। जो क्लोरोप्लास्ट्स अलाइन होते हैं, देखो यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट्स है वो अलाइन करते हैं देम सेल्स को किसके अलांग, वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स, क्यों, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये खुद को क्या करते हैं, ये अलाइन करते हैं खुद को अलाउंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स, क्यों, सो दैट कि वो ऑप्टिमम क्वांटिटी हासिल करे इंसिडेंट लाइट से। अब देखो विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम, जो किसका बना होता है, एक तो ग्रेना का, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जो किसका बना होता है, ग्रेना, द स्ट्रोमा लेमेलाई एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल, ये मेम्ब्रेन सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, दूसरा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ATP और NADPH को बनाने में। स्ट्रोमा में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो सिंथेसाइज करते हैं शुगर, याद रखना। एंजाइमेटिक रिएक्शंस किस कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है, विच इन टर्न फार्म स्टार्च, वो फिर क्या बनाते हैं, स्टार्च। देखो एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या सिंथेसाइज करते हैं, शुगर, और जो शुगर है वो फिर क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। द फार्मर सेट ऑफ रिएक्शन, जो वो मेम्ब्रेनस, यहाँ पे अभी मैंने मेम्ब्रेनस सिस्टम जो बताया, ये क्या है, सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, ये मतलब लाइट से ये डायरेक्टली क्या होती है, लाइट ड्राइवन होती है, तो ये क्या होती है, लाइट रिएक्शन, मतलब ये किस पे डिपेंड करते हैं, लाइट पे डिपेंड करते हैं। जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करे वो क्या है, लाइट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी। जो दूसरा जो लेटर है, लेटर कौन सा है, ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, ये क्या करते, ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते, बल्कि ये याद रखना, ये फॉल्स नोटेशन याद मत रखना कि मतलब ये लाइट पे पूरा डिपेंड नहीं करते, ये लाइट पे डिपेंड करते हैं लेकिन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, ये उसके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है, याद रखना। जो ATP और NADPH बनता है ना वहाँ पे लाइट रिएक्शन में, उसी पे भी डिपेंड करता है कौन, डार्क रिएक्शन, याद रखना। ये नोशन मत रखना कि ये मतलब अंधेरे में चलता है और वो लाइट में चलता है, दोनों एक ही साथ चलते हैं, बस याद रखना वो उसके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होती है। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है ना उस पर डिपेंड करती है कौन, डार्क रिएक्शन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर दिस शुड नॉट बी कंक्लूड, दैट मीन जो देखो जो मैं अभी कह रहा था ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा लेमेला है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है, राइबोसोमस, ग्रेन्युल लिपिड ड्रॉपलेट, इसको याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कितने प्रकार के फोटो पिगमेंट्स जो पिगमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के। देखो पहले याद रखना, जो पिगमेंट्स है ना किसी भी ग्रीन प्लांट्स की, इसको हम सेपरेट करते हैं थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब कितने पिगमेंट्स एक ग्रीन प्लांट्स के पास होते हैं उसको हम कैसे देखते हैं, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, याद रखना। अब 4 प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे आपको ये बताएंगे कि क्लोरोफिल ए जो है, देखो कॉलम वहाँ पे आपको मैच कॉलम आ सकता है। क्लोरोफिल ए है ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है इन द क्रोमेटोग्राफ, और जो क्लोरोफिल बी है वो क्या होता है, येलो ग्रीन होता है। ज़ैंथोफिलस क्या होते हैं, येलो, और कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, येलो टू येलो ऑरेंज, याद रखना। जो
पिगमेंट से ये क्या होते हैं, ये सबस्टेंसेस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब लाइट करने की एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये सबस्टेंसेस होते हैं जिनके पास, ये वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब लाइट करने की एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। याद रखना। द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब देखो यहाँ पे आपको मैं ग्राफ पहले दिखाऊंगा। अब देखो ये है किसका, क्लोरोफिल बी का, ये किसका है, कैरोटिनाइड्स का, और ये देखो ये किसका है, ये क्लोरोफिल ए। ये याद रखना। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंटस। याद रखना। देखो ये ज़रूर याद रखना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, नीट में ये ग्राफ एक आ सकता है। अब देखो जो द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए। अब वो वेवलेंथ जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है बाय क्लोरोफिल ए, वो कौन सा है, इन द ब्लू एंड रेड रीजनस। एक ब्लू है, दूसरा रेड रीजन। याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, ये बात याद रखना, ब्लू और रेड रीजनस में। आल्सो शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे क्या दिखाते हैं, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी दिखाते हैं। अब देखो ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन। इसका ग्राफ भी देखना ज़रूर, क्योंकि ये नीट में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो क्लोरोफिल ए है ना, ये चीफ प्रोडक्ट है, जो चीफ पिगमेंट है एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। याद रखना, जो क्लोरोफिल ए है ये चीफ पिगमेंट है एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखो इसको मर्ज किया गया है दोनों को। ये ऊपर वाला क्या दिखाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ये नीचे वाला ये क्या दिखाता है, एब्जॉर्प्शन दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। These graphs together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red regions of the spectrum। जो मैं कह रहा था, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। याद रखना। सम फोटोसिंथेसिस, कुछ फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब कुछ फोटोसिंथेसिस बाकी वेवलेंथ्स पे भी होती है। दो क्लोरोफिल ए इज़ द मेन, यहाँ पे क्लोरोफिल ए होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने इसको प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्लोरोफिल ए जो है वो मेजर पिगमेंट है रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। याद रखना। जो बाकी थैलाकोइड पिगमेंट्स है लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिलस, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। इंडीड दे आर नॉट एनेबल ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बट ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिव करते हैं क्लोरोफिल ए को, कहाँ से, फोटो ऑक्सीडेशन। याद रखना। ये खाली एब्जॉर्ब लाइट को नहीं करते हैं, मतलब ये ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये खाली ट्रांसफ़र मतलब इसको क्लोरोफिल ए तक ही नहीं करते, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करते हैं, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। अब बात हम करेंगे किसकी, लाइट रिएक्शन की। जो लाइट रिएक्शन है इसको हम फोटो केमिकल फेज भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, एक तो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स और एटीपी और एनएडीपीएच होता है। यानी कि इसमें क्या क्या आता है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या आता है, लाइट एब्जॉर्प्शन। याद रखना, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, एटीपी और एनएडीपीएच। सेवरल कम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड इन दिस, कुछ प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं इस प्रोसेस में। दीज पिगमेंट्स, जो ये पिगमेंट्स है इनको ऑर्गेनाइज किया गया है दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस विद इन द फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम 1 जो फोटो सिस्टम 1 भी और 2 भी, ये दोनों एक तो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, दूसरा किसके बने हुए थे, पिगमेंट, मतलब रिएक्शन सेंटर। एक तो रिएक्शन सेंटर आता है इसमें, दूसरा आता है कौन सा, ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स। याद रखना, ये फोटो सिस्टम 1 में भी आता है लाइट हार्वेस्ट सिस्टम, और फोटो सिस्टम 2 में भी। लेकिन वहाँ अब फ़र्क क्या होता है, अब बताओ कि ये इसमें भी आता है इसमें भी, फ़र्क क्या है, इनके फ़र्क होता है इनके रिएक्शन सेंटर में। याद रखना, इनके रिएक्शन सेंटर में फ़र्क होता है। बाकी ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी। ये कैसे, मतलब इनको मतलब इन द नेम ऑफ द डिस्कवरी रखा गया है, मतलब इनकी सीक्वेंस जो रखी गई है वो इनके डिस्कवरी के ऊपर रखी गई है। जो पहले डिस्कवर किया गया है उसको पहला रखा गया, जो दूसरा हुआ, जो दूसरा डिस्कवर हुआ उसको फिर दूसरा। अगर फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो जो फोटो सिस्टम 2 है इसकी पहले, मतलब इसकी पहली फंक्शन है, और जो फोटो सिस्टम 1 है उसकी दूसरी। तो पहले फोटो सिस्टम मतलब 2 आना चाहिए, लेकिन इनको इन द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी रखा गया है, इनको इन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं रखा गया। ये बात याद रखना है, ये नोशन मत रखना कि इनको शायद काम के बेस पे रखा गया है, नहीं वो नहीं है। जो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है ये
हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है बाउंड टू प्रोटीन, याद रखना। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स, याद रखना। हर एक मतलब फोटो सिस्टम, चाहे आप फोटो सिस्टम 1 लो, फोटो सिस्टम 2 लो, इसके पास सारे पिगमेंट्स है एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसके पास मतलब जो ये फोटो सिस्टम है इसके पास सारे क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, बस क्लोरोफिल ए नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, वो क्योंकि वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है, ये बात याद रखना। वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर, फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीना भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. अब जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर, जो अभी बोल रहा था। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम्स। अब ये दोनों में डिफरेंट है और यही डिफरेंट बनाता है किसको, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को। अब देखो इन फोटो सिस्टम 1 द लाइट रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन ऑब्जर्वेशन पीक एट 700 नैनोमीटर, याद रखना, इसीलिए इसको P700 भी बोलते हैं। और फोटो सिस्टम 2 को एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कहाँ पे है, 680 नैनोमीटर, इसको हम P680 भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर, जो भी बोल रहा था, वो एब्जॉर्ब, जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, 680 ऑफ वेवलेंथ, 80 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, काजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड। अब ये क्या करता है, जब वो ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पड़ जाती है रिएक्शन सेंटर पे, तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड होते हैं और जंप करते हैं किस में, इन एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान लो ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, अब ये तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, शेल्स तो आपने पढ़े होंगे। अब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब यहाँ से जब इस पे लाइट पड़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अवे फ्रॉम कहाँ से, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। ये जंप करते हैं, ये एक्साइटेड होते हैं और जंप करते हैं न्यूक्लियस से दूर। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनको कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फिर इनको पास करता है टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोमस, याद रखना। अब ये मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का है ये क्या है, डाउन हिल। अब देखो पहले आप यहाँ पे पढ़ो, देखो ये डायग्राम देखो यहाँ से लाइट आई, ये पड़ी किस पे, ये दोनों पे एट अ टाइम पड़ती है। ये नहीं कि पहले फोटो सिस्टम 2 पे पड़ी फिर फोटो सिस्टम, ये दोनों पे एट अ टाइम पड़ता है। फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ता है और फोटो सिस्टम 2 पे भी। देखो यहाँ से लाइट आई, ये फोटो सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स पे पड़ गई, फोटो सिस्टम 2 पे पड़ गई, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, जंप किया, उसने वो निकल गया यहाँ से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था उसने इसको ले लिया। फिर देखो ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से पहले तो ये अपहिल था, लेकिन अब देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखोगे ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कहेंगे ना ये डाउन हिल है। फिर देखो जब यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो फोटो सिस्टम 1 का है, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होता है, वो किस पे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। फिर देखो यहाँ से दोबारा आता है ना किसकी तरफ, डाउन हिल आता है। अब देखो यहाँ से फिर उसको इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेता है, NADP पॉजिटिव लेता है और उसको ये रिड्यूस करता है किस में, NADPH में, याद रखना। इसको ये रिड्यूस किस में करता है, NADPH में। अब देखो जो ये यहाँ तक है ये सारा मैंने जो ये मतलब यहाँ पे बताया ये सारा यही है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। पहले लाइट आती है वो फोटो सिस्टम 2 के लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स पे पड़ जाती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। यहाँ पे फिर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है, देखो कैसे नीचे की ओर डाउन हिल जा रहा है ना। फिर यहाँ पे देखो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम 1 का है, यहाँ से भी जहाँ इस पर लाइट पड़ जाती है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर जाता है। और फिर देखो यहाँ पे दोबारा जो लाइट ये इलेक्ट्रॉन है वो डाउन हिल जा रहा है और यहाँ से NAD पॉजिटिव इसको लेके क्या बनाता है, NADPH बनाता है। अब यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, वाटर जो है वो सेपरेट करता है। अब और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देता है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स को देता है। अब देखो जो भी बोल रहा था द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये क्या रिड्यूस करते हैं, ये NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करते हैं NADPH प्लस H पॉजिटिव में। अब देखो जो ये होल स्कीम है जहाँ से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकंड अप हिल टू द एक्सेप्टर, जो भी बोल रहा था यहाँ से अप हिल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, फिर डाउन हिल हो रहा है, फिर दोबारा अप हिल, फिर डाउन हिल। अब देखो यहाँ पे आप देखो, अगर आप ऐसे देखोगे, अब देखो यहाँ पे देखो जो यहाँ से अब देखो ये Z बन रहा है ना,
अगर आप देखोगे ये Z बन रहा है, पहले मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना अप हिल, फिर डाउन हिल, दोबारा फिर अप हिल, यहाँ से अप हिल, डाउन हिल, अप हिल, डाउन हिल। अब देखो ये Z बन रहा है ना, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, Z स्कीम, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कैसी है, वो Z लाइक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा इसको दोबारा इसको रिपीट पे देखो, दोबारा इसको पीछे ले जाओ, दोबारा इसको देखो। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नीट में क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे। अब देखो, अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की। जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट वायर मोड फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड। जो फोटो सिस्टम टू में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस तो करना है ना। अब उसको रिप्लेस कौन करता है, उसको रिप्लेस करता है बाय स्प्लिटिंग। मतलब जब वाटर स्प्लिट करता है, जो वाटर है वो उसको रिप्लेस करता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वाटर के इलेक्ट्रॉन्स वो उसको रिप्लेस करते हैं। वाटर की स्प्लिटिंग होती है। अब जो ये वाटर की स्प्लिटिंग जो ही होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और वो किसको देते हैं, यहाँ पे देखो वो देते हैं ना फोटो सिस्टम 2 को। अब देखो जो ये वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये किसके साथ एसोसिएट है, फोटो सिस्टम सेकंड के साथ। जो वाटर है ये स्प्लिट होती है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट होती है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक मतलब नेट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बाहर निकलता है ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है ना, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, द इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे देखो जो भी जो NAD पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है, NADPH बनाता है। अब उनको रिप्लेस मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस भरपाई करने के लिए जो फोटो सिस्टम 2 है वो उसका इलेक्ट्रॉन देता है। अब फोटो सिस्टम 2 को कहाँ से आते हैं, वाटर से आते हैं। 2H2O गिव्स 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो किसके साथ एसोसिएट है, फोटो सिस्टम 2। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड। याद रखना। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy। आप लोगों को तो पता ही होगा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है एक्सट्रैक्ट एनर्जी करना, कहाँ से, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से, और उसको स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। अब स्पेशल सब्सटेंसेस है लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। अब कोई स्पेशल सब्सटेंस जिसमें ATP आता है वो कैरी करता है ना इस एनर्जी को इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स। अब वो प्रोसेस जिससे क्या करता है, वो प्रोसेस जिससे ATP सिंथेसाइज होता है बाय सेल्स। अब देखो अगर आप देखोगे सेल्स में कहाँ पे जो ATP है वो सिंथेसाइज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट्स में कहाँ पे होता है, याद रखना क्लोरोप्लास्टस में होता है, ये बात याद रखना। इज नेम्ड फॉस्फोरिलेशन। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ना वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। याद रखना फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, ये सिंथेसाइज होता है ATP का, कहाँ से, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। याद रखना जब लाइट की प्रेजेंस में तो फोटोफॉस्फोरिलेशन। याद रखना व्हेन द 2 फोटो सिस्टम्स वर्क इन ए सीरीज। पहले कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम 2 और देन फोटो सिस्टम 1। इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अब मैं आपको अभी Z स्कीम पढ़ा रहा था, यहाँ पे देखो क्या इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके सीधे यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे सीधे इस्तेमाल होते हैं, वो वापस तो नहीं आ रहे। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। याद रखना देयर 2 सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये 2 सिस्टम्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, आप अभी वो आगे भी आएगा। एज सीन अर्लियर इन द Z स्कीम। जो मैंने अभी Z स्कीम पढ़ाया वहाँ पे आपको मतलब वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी यहाँ पे आएगा। आप देखो यहाँ पे वो भी आएगा, जो ये यहाँ फिलहाल आप ये याद रखो, यहाँ तक आप याद रखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद रखो। अब देखो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है यहाँ पे दोनों बनते हैं, एक तो ATP बनता है, दूसरा क्या बनता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव बनता है, आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। याद रखना दोनों चीज़ें बनती है, एक तो ATP बनता है, दूसरा NADPH प्लस H पॉजिटिव बनता है। जब खाली फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल हो, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट होते हैं विद इन द फोटो सिस्टम, और इससे क्या जो फॉस्फोरिलेशन है वो कैसे होती है, ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब फास्फोरिलेशन कैसे होती है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉसिबल लोकेशन जहाँ पे ये होती है, कौन, साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ये कहाँ पे होती है, ये होती है स्ट्रोमा में, याद रखना, स्ट्रोमा लेमुले में, ये बात याद रखना, ये कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा लेमुले में, याद रखना। While the membrane or lamella of the grana है both photosystem 1 and photosystem 2, जो membrane और lamella of grana है वहाँ पे दोनों होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी और फोटोसिस्टम 2, लेकिन जो स्ट्रोमा लेमुले है वहाँ पे खाली क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 है, याद रखना। इसके पास फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, किसके पास, स्ट्रोमा लेमुले के पास, और इसके पास NADP रिडक्टेज नहीं होता, याद रखना। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NADP के पास नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो रिसाइकल होते हैं बैक टू फोटोसिस्टम 1 थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद रखना। जो साइक्लिक फ्लो होता है इसमें क्या होता है, इसमें खाली सिंथेसिस होता है ATP का, इसमें NADPH प्लस H पॉजिटिव नहीं बनता, याद रखना। Cyclic photosphorylation also occur when only lighter wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन, याद रखना। जब आपको 700 P ये होगा P700 क्या होगा, जब आपको P700 मिलेगा तभी याद रखना ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। ATP is synthesized in the chloroplast, ATP कहाँ पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस has been put forward to explain the mechanism। कीमो हाइपोथेसिस इसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। लाइक इन रेस्पिरेशन, जिस तरह रेस्पिरेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन फोटोसिंथेसिस 2 ATP इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, वो भी किसके साथ लिंक होता है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलाकॉइड, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन्स किसके होते हैं, थैलाकॉइड, बस ये याद रखना। देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज इन द ल्यूमिन, यहाँ पे देखना, याद रखना। ये एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन है, जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, वो ल्यूमिन में एक्यूमुलेट होते हैं। वो नीट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, वहाँ पे आपको बताएंगे जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, वो ल्यूमिन में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। रेस्पिरेशन में कहाँ पे वो एक्यूमुलेट होते थे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, ठीक। When electrons move through the electron transport system। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो कुछ सेटअप्स जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनने में मदद करते हैं। पहला, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो कहाँ पे होती है, ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड, वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, जो हाइड्रोजन और क्या प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन है जो कहाँ कैसे बनते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से, वो एक्यूमुलेट कहाँ पे होते हैं, ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड से, याद रखना। अब पहले आप इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 और यहाँ पे है फोटोसिस्टम 1, अगर आपको आप देख रहे होंगे तो इसकी तरफ देखो। फोटोसिस्टम 2 क्या है, अब फोटोसिस्टम 2 को जो ही लाइट पड़ता है यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्साइट इलेक्ट्रॉन, और वो कौन लेता है, वो लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खाली नहीं होता, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये बात याद रखना। अगर आप एक्चुअली देखो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने इतना ही बताया तो मैं उतना ही बता सकता हूँ। ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये क्या है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है, यहाँ से एक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है, दूसरा ये हाइड्रोजन लेता है कहाँ से, स्ट्रोमा से, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे भेजता है किसको, साइटोक्रोम B6F को। अगर नीट में क्वेश्चन आया है, इससे पहले क्वेश्चन आया है, याद रखना। जब प्लास्टोक्विनोन से लेकर मतलब जो प्लास्टोक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन भेजता है कहाँ, प्लास्टोसाइनिन किसके थ्रू, साइटोक्रोम B6F के थ्रू, याद रखना। अब और क्या करता है, एक तो ये साइटोक्रोम B6F को देता है, दूसरा ये हाइड्रोजन उसको किस में डालता है, ल्यूमिन में डालता है। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुए, डिक्रीज हुए, स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई, लेकिन जो ल्यूमिन में है, ल्यूमिन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उससे एसिडिक जो पीएच है ना, जो मतलब पीएच है वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। अगर पीएच डिक्रीज हुआ तो मतलब क्या हुआ, जो अंदर एनवायरनमेंट बन गया वो एसिडिक बन गया,
क्या बन गया, एसिडिक बन गया। अब जो ये साइटोक्रोम B6 है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी किसको देता है, प्लास्टोसाइनिन को, और जो प्लास्टोसाइनिन है वो किसको देता है, फोटोसिस्टम 1 को, जो फोटोसिस्टम 1 है वो किसको देता है, FD को, जो FD है वो किसको देता है, FNR को, और जो ये FNR है वो किसको देते हैं, NADP पॉजिटिव को, और वो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, NADPH प्लस H पॉजिटिव में। ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। As electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane. अभी कह रहा था, this happens because the primary acceptor electron, which is located towards the outer side of the membrane, transfers its electrons not to an electron carrier but to an hydrogen carrier. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, पहले यहाँ पे भी यही बता रहे हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, वो हाइड्रोजन कैरियर को देता है। मतलब जो ये प्लास्टोक्विनोन है ना, ये हाइड्रोजन कैरियर है, ये तो हाइड्रोजन लेता है कहाँ से, स्ट्रोमा से, और किस में डालता है, फिर इसको ल्यूमिन में डालता है। अब दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, जो अभी कह रहा था, वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन को। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन इज रिलीज्ड इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमिन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मुझे नहीं लग रहा अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब देखो, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो लोकेट होता है ऑन दिस स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। याद रखना वो किस साइड होता है, देखो ये स्ट्रोमा है और ये क्या है, ल्यूमिन है। अब जो NADP रिडक्टेज है वो किस साइड है, वो स्ट्रोमा साइड है। किस साइड है, स्ट्रोमा साइड, याद रखना। Along with the electrons that come from the acceptor of electrons of photosystem 1, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ, याद रखना प्रोटॉन्स किसके लिए नेसेसरी है, फॉर द रिडक्शन ऑफ DP पॉजिटिव प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे pH इंक्रीज होगा, क्यों होगा, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, दूसरे ये जो प्लास्टोक्विनोन है वो भी इसको हाइड्रोजन कम कर रहे हैं। बाहर की तरफ हाइड्रोजन कम हो रहा है लेकिन pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अंदर की तरफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन pH क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अंदर क्या बन रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट, बाहर की तरफ क्या बनेगा फिर, बेसिक एनवायरनमेंट। क्या पता नीट में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। दीज प्रोटॉन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम, जो मैं भी कह रहा था। अब देखो विद इन क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन जो है वो डिक्रीज, स्ट्रोमा में डिक्रीज होते हैं नंबर में, और ल्यूमिन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है इन प्रोटॉन्स का। अब इससे क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडेड बनता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और क्या होता है, एक तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के दरमियान क्या बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडेड, दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है pH में इन ल्यूमिन, याद रखना ल्यूमिन में। This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। ये gradient बहुत important है, क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से synthesis of ATP की हो रही है, याद रखना synthesis of ATP हो रहा है इसकी वजह से। The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to the stroma through the trans membrane channel of the CF node of the ATP synthase। अब देखो जो प्रोटॉन्स है वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब वो मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब जाते हैं किस में, स्ट्रोमा में, थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। अब एक चैनल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना, ये 2 सब यूनिट्स होते हैं इसके, इस कॉम्प्लेक्स के, एक तो CF0, दूसरा होता है CF1। अब देखो जो हाइड्रोजनस है वो जाते हैं किस में, स्ट्रोमा में, ये इसकी वजह से जाते हैं, यहाँ से ही जाते हैं, इसी ये किसके बीच में होता है, मेम्ब्रेन के बीच में। CF0 किसकी तरफ फेस करता है, स्ट्रोमा की तरफ, और जो CF1 है ये किसकी तरफ फेस कर रहा है, ये स्ट्रोमा की तरफ कर रहा है। ये देखो यहाँ से ATP बन रहा है। ATP कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तभी तो ATP बन रहा है, याद रखना। द ATP सिंथेस कंसिस्ट्स ऑफ, जो ATP सिंथेस एंजाइम है वो किसका बना हुआ है, 2 पार्ट्स का बना हुआ है। एक तो CF0 के जो कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, और क्या बनाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, वो इसके लिए एक चैनल बनाता है जो कैरी आउट करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर आप मतलब वो तो अब डिलीट चैप्टर हो गया। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा होता प्लांट्स में तो वहाँ पे पढ़ाया, मतलब वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन अब वो तो डिलीटेड चैप्टर है। फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये थ्रू स्पेशल प्रोटीन्स के होता है, ये बात याद रखना।
जो दूसरा पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं CF0, और ये प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा, जो मैंने भी बताया। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडिएंट प्रोवाइड्स एनफ एनर्जी टू काज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज, किसमें CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP सिंथेस विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। अब जो क्रोमोसोम जो कीमोऑस्मोसिस है वो क्या रिक्वायर करता है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। एक तो मेम्ब्रेन, इसमें ज़रूरत क्या क्या होता है, एक तो मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडिएंट और ATP सिंथेस। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस ए मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडिएंट और ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थैलेकॉइड लेमन। ATP synthesis has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane, उसको वापस कहाँ पे भेजना, मेम्ब्रेन पे। This releases energy to activate ATP synthesis enzyme that catalyze the formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing carbon dioxide और क्या बना रहा है, synthesis of sugars। अब हम पढ़ेंगे where are the ATP and NADPH यूजर, कहाँ पे ATP और NADPH इस्तेमाल होता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन और ATP, NADPH और ऑक्सीजन। ये याद रखना, लाइट प्रोडक्ट्स क्या है लाइट रिएक्शन के, एक तो ATP है, NADPH और ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन है उसको डिफ्यूज आउट किया जाता है क्लोरोप्लास्ट से, लेकिन जो ATP और NADPH है उसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, मोर एक्यूरेटली अगर हम कहेंगे तो शुगर्स को बनाने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है लाइट पे, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जिसमें क्या क्या आता है, ATP और NADPH बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ATP और NADPH है ये इस्तेमाल होते हैं किसमें, बायोसिंथेटिक फेज में। जो पहले अगर हम देखते, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ कंबाइन होता है, वाटर के साथ क्या बनाता है, शुगर्स बनाता है। फिर देखो ये मतलब ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा है कि मतलब उनके लिए इंटरेस्टिंग बना, ये रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है। फिर आया कौन, मेल्विन कैल्विन, याद रखना। फिर कौन आए, मेल्विन कैल्विन आए। इन्होंने क्या किया, जब वर्ल्ड वार सेकंड होने के दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद उन्होंने यूज़ किया रेडियो आइसोटोपी का इस्तेमाल हो गया। ये बात याद रखना, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद किसका इस्तेमाल हो गया, रेडियो आइसोटोपी, याद रखना। अब उन्होंने क्या किया, जो मेल्विन और कैल्विन था इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव C14 लिया, किस में, एल्गल फोटोसिंथेसिस में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने क्या मतलब डिस्कवर किया, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वो क्या था, इन्होंने वो डिस्कवर किया कि जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, याद रखना। important in its perspective से। He also concluded to working out the complete biosynthetic pathway। उन्होंने क्या उस पाथवे को उन्होंने क्या नाम रखा, कैल्विन साइकिल रखा। आफ्टर हिम, याद रखना, उनके नाम पे ही उसको फिर ये नाम रखा गया कैल्विन। जो मेल्विन कैल्विन था उसी के आधारित पे इसका नाम रखा गया कैल्विन साइकिल, याद रखना। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और इन शॉर्ट PGA, याद रखना। जो पहला प्रोडक्ट था वो क्या था, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, क्या, PGA। देखो, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा फोटोसिंथेसिस के दरमियान, मतलब वो जिनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मतलब एसिमुलेट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उनके पास 2 टाइप्स होते हैं, किसके, मतलब 2 तरीके हैं उसके। एक तो होता है वो जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन क्या है, C3 एसिड, उनको हम बोलते हैं C3 पाथवे, उनमें क्या होती है C3 पाथवे। और जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट था C4 एसिड, उनका क्या था पाथवे, C4 पाथवे। अब हम पढ़ेंगे, देखो, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में, कैल्विन साइकिल में। जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था वो था एक 5 कार्बन कीटो शुगर, इसको हमने क्या नाम रखा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP, याद रखना। अब हम बात करेंगे कैल्विन साइकिल की। जो कैल्विन है और उसके कोवर्कर्स थे, उन्होंने वर्कआउट किया था होल पाथवे, और उन्होंने क्या दिखाया, द पाथवे ऑपरेटेड इन ए साइक्लिक मैनर, इन्होंने बताया ये ऑपरेट होती है इन ए साइक्लिक मैनर। द RUBP वाज रिजेनरेटेड, जो RUBP है वो रिजेनरेट होती है।
द कैल्विन पाथवे आकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, सब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ये होती हैं। ये मैटर नहीं करता है वो C3 है या C4, वो हर एक में होता है, वो हर एक प्लांट्स में होता है, ये बात याद रखना। फॉर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कैल्विन साइकिल है उसने डिस्क्राइब किया, कैल्विन साइकिल है उसको डिस्क्राइब किया गया 3 स्टेजेस में। एक तो कार्बोजाइलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन। अब कार्बोजाइलेशन क्या है? ये फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। याद रखना, जो कार्बोजाइलेशन है ये मोस्ट क्रूशल स्टेप है किसका? कैल्विन साइकिल का इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से, याद रखना। Where carbon dioxide is utilized for the carbonylation of RUBP. The reaction is catalyzed by the enzyme. याद रखना RUBP कार्बोजाइलेज, और ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी दिखाता है। इसको हम शॉर्ट में फिर क्या कहते हैं? रिबिस्को। याद रखना ये RUBP कार्बोजाइलेज है, ये क्या करवाता है? फॉर्मेशन करवाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। याद रखना, लेकिन जो ये RUBP कार्बोजाइलेज है इसको ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिबिस्को कहते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? रिडक्शन की। देयर आर ए सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। दिस सेटअप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया है। जो सेटअप है इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्सड। एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में 2 ATP रिडक्शन फेज में, याद रखना, ये रिडक्शन फेज में याद रखना 2 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं, DPH इस्तेमाल होते हैं, ये याद रखना। कहाँ पे? मगर रिडक्शन डिवीजन में, ये याद रखना, रिडक्शन स्टेज में। अगर आप इन जनरल देखोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 3 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं। अब बताओ ये 3 ATP कैसे? क्योंकि रिजनरेशन में भी 1 ATP इस्तेमाल होता है, इसीलिए 3 ATP। अगर आप फुल देखोगे इस कैल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में 3 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं। अगर आप रिडक्शन स्टेज में देखोगे यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, याद रखना। रिजनरेशन फॉर the fixation of 6 molecules of carbon dioxide and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 टर्न्स ज़रूरत है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने का। याद रखना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 साइकिल्स ज़रूरत है, याद रखना। किस में? कैल्विन साइकिल में। अब देखो रिजनरेशन में क्या होता है? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। द रिजनरेशन सेटअप आल्सो रिक्वायर्स, जो अभी बोल रहा था। अब यहाँ पे देखो, पहले RUBP ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या कार्बोजाइलेशन करवाता है, फिर देखो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, यहाँ से फिर रिडक्शन डिवीजन होता है, और यहाँ से क्या आता है? ATP और NADPH इस्तेमाल होके रिडक्शन डिवीजन करवाता है। ये बात याद रखना है। यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होके इसको रिडक्शन करके ट्राइफॉस्फेट बनाता है, और यहाँ से क्या बनता है? सक्रोज और स्टार्च बनता है। और जो ये यहाँ पे आप बताओगे जो RUBP है वो वापस चला जाता है रिजनरेशन स्टेज में, ताकि वापस वो काम करे, और यहाँ से 1 ATP का इस्तेमाल होता है और वो चला जाता है, मतलब ATP का 1 इस्तेमाल होता है और RUBP दोबारा वापस रिजनरेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो, हैंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द कैल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड। इट इज़ प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए 6 टर्न्स ऑफ साइकिल ज़रूरत है, याद रखना। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट लाइन से नीट के लिए याद रखना। अब देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, 18 ATP होते हैं इन 6 साइकिल्स में, याद रखना, और 12 NADPH इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे C4 पाथवे की। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर। दो दीज प्लांट्स, याद रखना, ये किन में मतलब पाया जाता है? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में, ये बात याद रखना। दो दीज प्लांट्स है C4 ऑक्सैलोएसिटिक एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। याद रखना, पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C4 में क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है।
They use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. देन इन वट वे ये कैसे डिफरेंट है फिर C3 से? आप देखो C4 स्पेशल होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं? इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी होती है। ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स को। दे शो है रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। इनके पास लैक होती है एक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। इनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, ये बात याद रखना। और इसीलिए इनके जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है बायोमास की। द पर्टिकुलर लार्ज सेल्स अराउंड द वास्कुलर बंडल्स ऑफ C4 प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल्स। एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटमी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटमी। याद रखना। क्रेंज मीन्स क्या होता है? रेथ। क्रेंज मीन्स रेथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। याद रखना। द बंडल शीथ सेल्स may form several layers around the vascular bundles. They are characterized by having a large number of chloroplasts, thick walls, impervious to gaseous exchange, and no intercellular spaces. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बंडल शीथ सेल जो है वो क्या बनाता है? सेवरल लेयर्स बनाते हैं अराउंड द वास्कुलर बंडल्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ। इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से, याद रखना। इनके पास क्या होता है? इनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, थिक वाल्स होते हैं जो इम्प्रोवस होते हैं, गैसेस एक्सचेंजर, नो और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। एग्जाम्पल जिसकी याद रखना C4 प्लांट्स के मेज और सार्गम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो पाथवे, जो ये पाथवे है जो यहाँ पे नीचे है, ये पाथवे साइकिल दिया गया है, इसको हम बोलते हैं हैच और स्लैग पाथवे। याद रखना ये C4 प्लांट्स में होता है, हैच और स्लैग पाथवे। ये क्या है? ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो क्या है? वो 3 कार्बन, वो क्या है? वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स में। जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फिक्सेशन के लिए, वो कौन सा है? पेप कार्बोजाइलेज और पेपकेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल्स लैक और रिबिस्को एंजाइम। जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके पास रिबिस्को एंजाइम नहीं हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से। द C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, ये बात याद रखना। इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स। ये बाकी 4 कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें क्या आता है? मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। वो भी कहाँ पे बनते हैं? मेसोफिल सेल्स में। वो खुद ब खुद बन जाते हैं, विच आर ट्रांसफर टू द बंडल शीथ सेल्स। याद रखना एंजाइम खाली किसके साथ इस्तेमाल होता है? वो खाली इस्तेमाल होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाने के लिए। बाकी जो बाकी है, बाकियों के लिए याद रखना मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड वो खुद ब खुद होते हैं किसमें? वो खुद ब खुद मेसोफिल सेल्स में होते हैं। फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? बंडल शीथ सेल्स में। और बंडल शीथ सेल्स में ये जो C4 एसिड्स है ये ब्रेक डाउन होते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट बैक किया जाता है मेसोफिल्स में, वायर इट इज़ कन्वर्टेड टू पेप अगेन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। याद रखना जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है उसको कन्वर्ट किया जाता है पहले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है फिर उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है? 4 कार्बन कंपाउंड्स में। किस में इस्तेमाल किया जाता है? 4 कार्बन कंपाउंड्स में, जिसमें क्या आता है? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। फिर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड को कहाँ पे भेजा जाता है? उसको भेजा जाता है बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में क्या किया जाता है? इन C4 एसिड्स को क्या किया जाता है? यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, वहाँ से रिलीज होता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसको ट्रांसपोर्ट बैक किया जाता है किस में? मेसोफिल्स में, जहाँ पे इसको पेप में वापस इसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह इसको कंप्लीट साइकिल बनाया जाता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखो, पहले देखो क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आता है, यहाँ से क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिक्सेशन होती है और C4 एसिड बनता है। और यहाँ से देखो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसको? कहाँ की तरह? उसको फिर बंडल शीथ सेल्स में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं प्लाज्माडेस्मेटल कनेक्शन। यहाँ पे डिकार्बोजिलेशन होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कहाँ की तरफ जाता है? बंडल शीथ सेल्स में, मतलब फिक्स्ड बाय कैल्विन साइकिल। इसको फिर कैल्विन साइकिल की तरफ भेजा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो ये C3 एसिड है इसको ट्रांसपोर्ट वापस किया जाता है किसकी तरफ? मेसोफिल सेल्स की तरफ। यहाँ से फिर इसको रिजनरेट किया जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ये बात याद रखना। अब ये देखो द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द बंडल शीथ सेल्स एंटर्स द C3 और कैल्विन साइकिल जो बोल रहा था वो कैल्विन पाथवे में चला जाता है, जो वो पाथवे जो कॉमन होती है सबके लिए। द बंडल शीथ सेल्स आर
रिच इन एन एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, रुबिस्को। याद रखना बंडल शीट सेल्स में से क्या हो पाया जाता है, रुबिस्को पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे पेप्किज नहीं पाया जाता। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर्स द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट। ये दोनों के लिए कॉमन होता है, C3 के लिए भी और C4 के लिए भी। कैल्विन पाथवे ऑकर्स इन ऑल द मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स। याद रखना कैल्विन पाथवे सारे मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। और जो अगर हम मतलब जो C3 प्लांट्स हैं उनमें जो कैल्विन साइकिल है वो कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल्स। अगर आप C4 प्लांट्स में देखोगे ये कहाँ पे होता है, ये बंडल शीट सेल्स में होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है नीट पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते अब हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, फोटो रेस्पिरेशन, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें फर्स्ट सेटअप पता होना चाहिए कैल्विन साइकिल का। वहाँ पे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सेटअप क्या था, वहाँ पे उस रिएक्शन में क्या हुआ था, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो RUBP था वो कंबाइन होता था कार्बन डाइऑक्साइड। जो अगर आपको पहला सेटअप होगा पता होगा किसका, कैल्विन साइकिल का, वहाँ पे RUBP कंबाइन होता था किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनाता था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, और उसको कौन कैटालाइज करता था, रुबिस्को कैटालाइज करता था। अब जो रुबिस्को है ना, ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से। मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट इज एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ। जो इसकी एक्टिव साइट है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकती है। लेकिन ये याद रखना रुबिस्को को ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इज टू ऑक्सीजन रेशो सेम होगा। ये बात याद रखना। This binding is competitive. It is the relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determines which of the two will bind to the enzyme. जो डिटरमाइन करता है दोनों में से, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, कौन बाइंड करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू द रुबिस्को and hence carbon dioxide fixation is decreased. Here the RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA बाइंड विद किसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, और क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसरेट, और क्या बनाता है, फास्फोग्लाइकोलेट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 कार्बन भी बनता है और क्या बनता है, यहाँ पे 3 कार्बन भी बनता है। फोटो रेस्पिरेशन में दोनों चीज़ें बनती है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल भी बनता है और 2 कार्बन मॉलिक्यूल भी बनता है फोटो रेस्पिरेशन में। याद रखना इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे ना ही यहाँ पे सिंथेसिस होती है शुगर्स की, ना ही ATP की होती है। यहाँ पे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। कोई इस्तेमाल नहीं होता, मतलब सिंथेसिस नहीं होती ATP और NADPH की, और इसके अभी तक कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन नोन नहीं है। ये बात याद रखना। जो C4 प्लांट्स है उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज उनके पास क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जो इंक्रीज करता है जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इंक्रीज करता है एट दिस एंजाइम साइट। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीट सेल्स। क्यों, ताकि वो रिलीज करे कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिजल्ट इज इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, और दिस एंश्योर्स दैट द रुबिस्को फंक्शंस एज अ कार्बोजाइलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इससे फिर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम होती है। C4 प्लांट्स क्या करते हैं, वो लैग करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब आपको समझ में आया होगा, जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है तो इनमें जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। याद रखना वो बेटर होगा, और ये याद रखना वो टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर्स के साथ। कौन, C4 प्लांट्स। अब इस ग्राफ देखो, ये जो टेबल है ना यहाँ पे, इसको खुद कर लेना, इसको मुझे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसको सेंड करना। मैं देखूँगा आप लोगों ने ये कितना चैप्टर समझा है, इसको खुद ब खुद करना। और अगर वहाँ पे सेंड नहीं कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी सेंड करना, मैं देखूँगा। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वही है, उसी में सब कुछ मतलब दिया है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसी में, ये सारा उसी का निचोड़ है। आप इसको एक बार खुद कर लेना, फिर मुझे ये सेंड करना कमेंट बॉक्स में, या तो ये टेलीग्राम पे मुझे सेंड करना, लेकिन ज़रूर करना, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेंड करना, वहाँ पे सुहेल शफ़ी @सुहेल शफ़ी अगर आप सर्च करोगे तो, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो दिया है, वो देख लेना। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस।
The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plants including crop plants. याद रखना जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, याद रखना फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, जिसमें क्या क्या आता है, दोनों आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल भी आते हैं, इंटरनल फैक्टर जिसमें प्लांट मतलब इसको हम प्लांट फैक्टर्स भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं। अब प्लांट फैक्टर्स में क्या क्या आता है, नंबर, साइज, एज और ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। मेसोफिल सेल्स भी आते हैं, प्लांट क्लोरोप्लास्ट्स भी आते हैं, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी आता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से, ये याद रखना। अब जो प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स है ये डिपेंड करते हैं किस पे, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से याद रखना। द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दीज फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट, सारे अफेक्ट कर सकते हैं रेट। Hence, through several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or carbon dioxide fixation. Usually, one factor is the major cause or is the one that limits the rate. Hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at the suboptimal conditions. ये उतना important नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ। When several factors affecting any biochemical process, तो Blackman's law factor जो है वो इफेक्ट में आता है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, जो केमिकल प्रोसेस उसको अफेक्ट कर सकता है बाय मोर देन वन प्रोसेस, देन इट इज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज इन नियरेस्ट टू इट इज मिनिमल वैल्यू। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट इज क्वांटिटी इज चेंज। अगर इसकी क्वांटिटी को चेंज किया गया तो याद रखना वो क्या करता है, ये अफेक्ट करता है इस प्रोसेस को। For example, despite the presence of a green leaf and optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. This leaf, if given the optimal temperature, will start photosynthesis. आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे लाइट की। जो देखो लाइट इंसिडेंट लाइट जो है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट जो है, इनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप होती है एट लो लाइट इंटेंसिटीज। आप यहाँ पे देखो एट लो लाइट इंटेंसिटीज, इसमें क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होती है, ये बात याद। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली द रे डज नॉट शो द फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। फिर आप देखो ये कांस्टेंट बन रहा है ना, फिर विथ हायर लाइट इंटेंसिटीज। लाइट सैचुरेशन आकर्स है 10% ऑफ द फुल लाइट। जो लाइट सैचुरेशन है वो कहाँ पे होती है, 10% ऑफ द फुल सनलाइट। Except for plants in shade or in dense forests, light is rarely a limiting factor in nature. याद रखना जो dense forests हैं उनमें लाइट क्या होती है, rarely limiting factor होती है। Increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. अगर इससे ज़्यादा increase लाइट की तो जो क्लोरोफिल है और जो क्लोरोफिल है वो उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और डिक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस में। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो लो है इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 और 0.04%। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स। बियॉन्ड दिस लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। अगर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए 0.05% से तो फिर ये क्या बनेगा, डैमेजिंग बन जाएगा। जो C3 और C4 प्लांट्स है वो रेस्पॉन्ड करता है डिफरेंटली टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट लो लाइट कंडीशंस। नीदर ग्रुप रेस्पॉन्ड्स टू हाई लाइट कंडीशंस एट हाई लाइट इंटेंसिटीज। बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स शो इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब नोट करने के लायक क्या है, जो C4 प्लांट्स है वो सैचुरेशन रेट दिखाते हैं अबाउट 360 ml per liter, while C3 respond to increased carbon dioxide concentration and saturation only beyond। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से, इसको याद रखना। दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज इन रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स।
अब हम बात करेंगे किसके टेम्परेचर के। डार्क रिएक्शंस क्या होती है, वो एंजाइमेटिक होती है और वो क्या होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं। दो द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट। जो लाइट रिएक्शंस है वो कम एक्सटेंट तक ही अफेक्ट होते हैं दैन जो डार्क रिएक्शंस है वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, जो C4 प्लांट्स है वो रेस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर्स को, और जो C3 प्लांट्स है वो लोअर टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। जो टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स है वो क्या आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दैट दे आर अडेप्टेड टू। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, याद रखना, देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। नीट का याद रखना, नीट में इससे क्वेश्चन जरूर आया है। अब देखो वाटर, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द लाइट रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रादर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। देखो ये क्या कह रहा है, जो वाटर है वो इफेक्ट प्लांट पे, उसका इफेक्ट एज ए फैक्टर प्लांट पे ज़्यादा होता है देन ऑन फोटोसिंथेसिस। उतना फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्टली नहीं होता है जितना उसका इफेक्ट किस पे होता है, प्लांट पे होता है। वाटर सिट्रस काजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, hence reducing the carbon dioxide availability. Besides, water citrus also makes leaves wilt and thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well. इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।